मैंने लगभग 4 सालों तक एक सबवे स्टोर में काम किया था। बोरिंग मुझे पता है, लेकिन यह बहुत अच्छे पैसे दे रहा था और ये काम काफ़ी आसान था। और मैंने काम करते हुए सबवे स्टोर में बहुत से अच्छे दोस्त भी बनाए। जो कोई भी किसी प्रकार के फास्ट फूड के रेस्टोरेंट में काम करता है, उसके पास बताने के लिए बहुत सारी डरावनी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरी एक दोस्त जो मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी, जब वो ड्राइव थ्रू के माध्यम से एक कस्टमर से पैसे लेने गई तो उसने लगभग उसे शॉक दे दिया था। बाप रे, वो मंगलवार की दोपहर थी। मैं उस दिन सुबह 5 बजे उठी थी और उस दिन सुबह 6:30 बजे काम करना शुरू कर दिया। मैं वहां से निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यह लगभग 3:30 बजे का समय था। मेरी कोवर्कर राइली बहुत बीमार लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि आज मैं काम कर पाऊंगी। वेल, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कवर कर सकती हूँ। सच में तुम करोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू। फिर मैं घर जाती हूँ और थोड़ा आराम करती हूँ। यू वेलकम। कल मिलते हैं राइली। इसलिए वो चली गई और समय बीतता गया। स्टोर पर कोई नहीं आ रहा था, इसलिए जब एक कस्टमर दरवाजे से अंदर आया तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। वो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने मिड 40s में हो। उसके सर पर गंजापन था। उस स्थान के चारों ओर बिना कटे घास की तरह काले बाल थे और उसने बहुत फनी तरीके का चश्मा पहन रखा था। उस चश्मे की शक्ति के कारण उसकी भूरी भूरी आंखें सामान्य से कहीं ज्यादा बड़ी दिखाई देने लगी। मैंने हमेशा की तरह उसका स्वागत किया। हाय, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए क्या ला सकती हूँ? फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे एक सैंडविच दे दो और कुछ पीने के लिए। ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है? मुझे जवाब देने के बजाय उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और शून्य चेहरे से देखता रहा। उसने पलकें नहीं झपकाई और कुछ सेकंड्स तक ये अजीब व्यवहार जारी रहा और फिर अचानक उसके शरीर में धीमी गति से हरकत हुई, मानो वो अभी अभी समाधि से जागा हो। हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए लेमन आइस टी और एक सैंडविच लेके आती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है। मैंने बिना कुछ कहे सैंडविच बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जिंदगी की कोई खास परवाह ना हो। अब आमतौर पर मैं अपने तक ही सीमित रहती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं बेहद बोर हो गई थी और इस आदमी के अजीब व्यक्तित्व ने मुझे उसके बारे में थोड़ा क्यूरियस बना दिया और मेरे ठीक बगल में लटकी दीवार पर लगी घड़ी को देखने लगा। आप बैठ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैंने बीफ को ग्रिल पर रखते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया, न ही उसने मेरी तरफ देखा। मैं लेमन आइस टी में बर्फ डाल रही थी और तभी उसका फोन बजा। उसने उसे उठाया और बात करने लगा। हाँ, मैं सबवे में ही हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने क्या ऑर्डर किया। मैं वैसे भी यहाँ खाने के लिए नहीं आया हूँ। हाँ, वो ठीक मेरे सामने खड़ी है। उसने मेरे बारे में भगवान ना जाने किससे बात करते हुए सुनकर मेरी आंखें अचानक आश्चर्य से उसकी तरफ घूम गई। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वह किससे बात कर रहा था और वो मुझे कैसे जान सकता है। अब एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? उसने भ्रमित चेहरे से इधर उधर देखा और फिर मेरी ओर देखा। कॉल अभी भी चल रही थी। उसने जवाब दिया, यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कौन है? तुम किससे बात कर रहे हो? मेरी माँ से। तुम्हारी माँ मेरे बारे में क्यों पूछ रही होगी? क्योंकि मैं उनसे हर समय तुम्हारे बारे में बात करता हूँ जोलन। उसने ये बात इतने सहज स्वर में कही कि अचानक मेरे चारों ओर का माहौल खराब हो गया। मैं अपने गर्दन के पीछे के बाल महसूस कर सकती थी। मैंने खड़े होकर लड़खड़ाती आवाज में कहा, आप कौन हैं? क्या तुमने मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया? क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? आप क्या कह रहे हैं? कम ऑन जोलन, मैं हर रात तुम्हारे पीछे पीछे घर आता था और तभी भी तुम मेरे एग्जिस्टेंस को नहीं महसूस कर पाई। लेमन आइस टी फर्श पर गिर गया और उसमें मौजूद सारी सामग्री मेरे जूतों पर बिखर गई। जैसे ही उसने ऐसा कहा, अचानक एक छोटी सी याद मेरे चेहरे पर आ गई। मुझे पूरा 1 हफ्ते तक याद रहा। जब मैं अपनी शिफ्ट के बाद घर लौट रही थी तो मुझे महसूस हुआ कि किसी की नज़र मुझ पर है। ये वो था। मैं धीरे से काउंटर के पीछे हट गई और बोली, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। ये मेरी माँ है।
वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखना चाहती है और मेरे पास उसकी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जोलन। यह कहते हुए उसने धीरे से अपना सिर नीचे की ओर हिलाया और बड़े ही अजीब तरीके से अपने हाथों को रगड़ना शुरू कर दिया। वो किसी मानसिक रूप से पागल व्यक्ति की तरह अपनी गर्दन के पीछे के हिस्से को खुजला रहा था और इधर उधर घूम रहा था। मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये आदमी और उसकी माँ दोनों पागल थे और मुझे मदद के लिए फोन की जरूरत थी, इसलिए मैंने स्थिति को सावधानी से संभालना शुरू कर दिया। देखो, तुम्हारा नाम जो भी है, क्या मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकती हूँ? मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज हो गई हैं। ठीक है, मैं स्पीकर पर रख देता हूँ फोन को। उसने फोन काउंटर पर रखा और स्पीकर पर कॉल कर दी। उसने जो नंबर डायल किया उसकी स्क्रीन पर माँ का नाम नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे स्पीकर पर डाला मेरा खून ठंडा हो गया। अचानक बीप की आवाज आ रही थी, जो आपको तब मिलता है जब कॉल कनेक्ट नहीं होती। पर ये तो आपने क्या कहा माँ? हाँ, मैंने उसे तुम्हारी इच्छा के बारे में बताया, लेकिन वह इसे समझ नहीं पा रही है। आप उसे खुद ही क्यों नहीं बता देती? हाँ, अब उसे बताओ। आप स्पीकर पर हैं। मैंने भयभीत आंखों से देखा जब वो आदमी सचमुच किसी से बात नहीं कर रहा था। ऐसे लगा जैसे बीपिंग की आवाज के बजाय वो अपनी माँ की आवाज सुन रहा हो, जो उससे फोन पर बात कर रही हो। मॉम, आप तो बहुत फनी हो। वो सोचती हैं कि हमारे बच्चे में तुम्हारी सुंदरता और मेरा दिमाग होगा। वो सोचती हैं कि मैं दिखने में उतना अच्छा नहीं हूँ। खैर, उनसे असहमत नहीं हुआ जा सकता। देखो मिस्टर, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इस कॉल के माध्यम से तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। तुम्हें हॉस्पिटल में जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। मुझे पीप के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पति से ऐसे बात करने की? शायद मैं तुम्हारे प्रति बहुत नर्म हो रहा था। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। ये कहते हुए वो अचानक काउंटर पर झपटा और मेरे बालों को पकड़ने की कोशिश की। मैं भागने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन किसी तरह उसने मेरे बालों का एक हिस्सा पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो मुझ पर हाथ रख पाता, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को खींच लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरे बाल सीधे मेरी खोपड़ी से अलग हो गए। मेरे बालों के फटने की आवाज और मेरी दर्द भरी चीख ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी जिंदगी बहुत खतरे में है। जब तक मैं बाहर की ओर नहीं भागी, तब तक मेरे बालों का टुकड़ा उसके हाथों में रहा। सबवे से निकलने से पहले मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा। काफी चौंका देने वाली बात यह है कि उसने मेरा पीछा नहीं किया। इसके बजाय उसने बड़ी मुस्कुराहट दी और बालों को अपने हाथ में लेकर सूंघ लिया। जैसे ही उसने उन्हें सूंघा, वो खुशी से कहरा उठा। फिर उसने मुझे काट में सेहरन पैदा करने वाले खून से लथपथ चेहरे के साथ देखा। चलो हम लोग एक दूसरे को साथ में सिल देते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए लिपटा लिपटी करें। मैं अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाई और हाईवे से नीचे भागने लगी। बिना पीछे देखे उसने आखिरी बार मुझे पुकारा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोलिन, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। मैं ये नहीं बता सकती कि उस रात मैं घर कैसे पहुंची, लेकिन घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने अपने बॉस को फोन किया और फिर 911 पर फोन किया। पुलिस ने लगातार 3 रातों तक मेरी प्रॉपर्टी की निगरानी करने के लिए एक गश्ती अधिकारी को मेरे घर पर भेजा। उन्होंने उस आदमी को कभी नहीं पकड़ा और मैंने अपना अपार्टमेंट और अपनी जॉब बदल ली है। अब 4 महीने हो गए हैं और मैंने कुछ भी नहीं सुना है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो अभी भी मुझे ढूंढ रहा है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले मैं अपने पर्दे बंद कर लेती हूँ